हाय दोस्तों, तो आज हम फिर से चालू करेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। MPADPO का एक माइनर एक्ट है, बहुत ही शानदार अधिनियम है। बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे आने की संभावना जो है MPPSC में रहती है। MPADPO के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, आराम आराम से। 1988 का अधिनियम संख्यांक 49, यानी जो 1988 का अधिनियम 49वें नंबर का था, जितने भी उस वर्ष जो है अधिनियम पारित हुए। 9 सितंबर 1988 को राष्ट्रपति के साइन हुए और उसी दिन से ये लागू भी है, 9 सितंबर 1988 से। क्यों बना? भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने तथा संबंधित विषयों के लिए अधिनियम। तो समेकन क्या कहलाता है? कंसोलिडेशन कहलाता है। इसको कहीं भी जो विधि इधर उधर बिखरी पड़ी होती है उसको एक सूत्र में बांध के एक अधिनियम बनाया जाता है, ये समेकन कहलाता है। और उनमें सुधार करके नई चीज़ें बना के ये ऐसा एक्ट जो है लाया गया। ठीक है, तो इसमें कुल 30 धाराएं हैं जो कुछ अध्यायों में विभाजित हैं। ठीक है, अब हम इसको एक एक अध्याय से जो है पढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे। तो अध्याय पहला, प्रारंभिक। संक्षिप्त नाम और विस्तार। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है। इसका विस्तार अब जो है संपूर्ण भारत पे है। ठीक है, इसको भूल जाओ कि जम्मू कश्मीर पे मतलब है, इसको छोड़कर था, अब सब जगह जो है इसका विस्तार है। परिभाषाएं केवल 4 परिभाषाएं इसमें, तो चारों की 4 याद कर लेना। एक के 4 इम्पोर्टेंट हैं, ये डबल है तो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन यानी इलेक्शन संबंधित क्या होता है? तो निर्वाचन से संसद या किसी विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य लोक प्राधिकरण के सदस्यों के चयन के प्रयोजन के लिए किसी विधि के अधीन किसी भी माध्यम से कराया गया निर्वाचन अभिप्रेत है। किसी भी माध्यम से हो, किसी भी विधि से संसद का निर्वाचन, विधानमंडल का, स्थानीय प्राधिकरण का या अन्य लोक प्राधिकरण का, जो पब्लिक के प्राधिकरण बनते हैं, इन सबका जो है स्थानीय चुनाव होते हैं, जैसे सरपंची वगैरह का हो गया ये। ठीक है, स्थानीय प्राधिकरण होते हैं सब, ये सब क्या कहलाते हैं? चुनाव कहलाते हैं। नगर पालिका, नगर निगम के सब क्या है? स्थानीय चुनाव होते हैं या अन्य लोक प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं। लोक कर्तव्य क्या कहलाता है? लोक कर्तव्य से अभिप्रेत है वह कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या समस्त समुदाय का हित हो, या तो राज्य का हित हो या जनता का या समस्त समुदाय का हित हो। ठीक है, ये कर्तव्य क्या कहलाता है? लोक कर्तव्य। तो अब राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, स्पष्टीकरण देख लें हम थोड़ा सा। राज्य के अंतर्गत किसी केंद्रीय, प्रांतीय, राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के में था परिभाषित सरकारी कंपनी, सब क्या आते हैं? सरकारी कंपनी आती है। केंद्रीय, प्रांतीय, राज्य अधिनियम के द्वारा जो भी स्थापित निगम है या सरकार के स्वामित्व में, यानी जिसकी सरकार मालिक है या जिस पर सरकार का कंट्रोल है या जिसको सरकार से सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, कोई भी प्राधिकरण या निकाय या सरकारी कंपनी राज्य के अंतर्गत इतनी चीज़ें जो है आती हैं। तो लोक सेवक से अभिप्रेत धारा 21 में जो लोक सेवक है वहाँ पर यहाँ से थोड़ी बड़ी परिभाषा है, जिसको आप जो है पढ़ लेना आराम से घर में बैठ के। इसमें ज़्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो बना के इसको पोस्ट कर करके आप जो है देख लेना। तो एक बार में जब OT लगाएंगे तो अपन क्लियर हो जाएगा कि कौन लोक सेवक में आता है, कौन नहीं आता है। बस इतना है, एक बार पढ़ लोगे तो ये याद आ जाएगा। इसमें कोई भी चाहे समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, इतना देख लो, 11 नंबर तक अभी हो गया है। ठीक है, और ये कुल मिला के 12 प्रकार के हैं। ठीक है, तो 12 प्रकार के वहाँ ही बताएगा है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों को जोड़ा गया है। ठीक है, स्पष्टीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पष्टीकरण को जो है हम अच्छे से देख लेते हैं। स्पष्टीकरण एक उपर्युक्त उपखंडों में से किसी के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं। जो ऊपर वर्ण बताए गए हैं व्यक्ति की कौन कौन आएगा, वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या ना किए गए, सब काय में आएंगे। ठीक है, लोक सेवक में आएंगे। स्पष्टीकरण 2, लोक सेवक शब्द जहाँ भी आए हैं वे उस हर व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हैं, चाहे उस ओहदे के धारण करने के उसके अधिकार में कैसी भी विधिक त्रुटि हो। मान लो भले फर्जी बेईमानी से कोई तहसीलदार बन गया या कलेक्टर बन गया या मास्टर बन गया, भले बाद में उसकी नौकरी चली जाए, लेकिन जितने समय पर वो उस पद पर है तो वो लोक सेवक समझा जाएगा और वो इस अधिनियम के लिए दायी होगा, उस पर पूरी कार्रवाई होगी और वो लोक सेवक ही माना जाएगा, भले ही उसकी नियुक्ति में कोई त्रुटि हुई हो। असम्यक लाभ। ठीक है,
अनड्यू प्रॉफिट, असम्यक लाभ यानी अनुचित लाभ से ऐसा कोई परितोषण अभिप्रेत चाहे जैसा भी हो जो विधिक पारिश्रमिक से भिन्न है। विधिक पारिश्रमिक से भिन्न है मतलब जो लीगल जो उसको मिलता है उससे भिन्न जो भी लेते सब क्या कहलाता है, असम्यक कहलाता है। इलीगल जो भी है वो असम्यक है। स्पष्टीकरण, इस खंड के प्रयोजन के लिए पारितोषण क्या है। सब धनीय पारितोषण या धन के रूप में प्राक्कलनीय पारितोषण तक सीमित नहीं है। कोई सुविधाएं भी इसमें हो सकती हैं, कोई सेवाएं भी हो सकती हैं, केवल धन के रूप में पारितोषण तक यह शब्द जो है सीमित नहीं। अब विधिक पारिश्रमिक से भिन्न जो पारिश्रमिक लिया जाएगा वो सम्यक लाभ समझा जाएगा। तो विधिक पारिश्रमिक है क्या, तो इसको अपन देख लेते हैं। विधिक पारिश्रमिक पद किसी लोक सेवक को संदत्त पारिश्रमिक तक निर्बंधित नहीं है। जो लोक सेवक को दिया जाता है पारिश्रमिक उस तक ही सही निर्बंधित नहीं है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसी सभी पारिश्रमिक भी हैं जिनका सरकार संगठन द्वारा जिसकी वह सेवा करता प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात है। जो दिया जाता है केवल वो वैध पारिश्रमिक नहीं है, जो उसको अनुज्ञात है कि ये मिल सकता है वो सब क्या है, वैध पारिश्रमिक है। जो हमें इससे मिलने की भी अगर आशा है या घोषणा है या वो पाने का हकदार, ये सब क्या कहलाते हैं, विधिक पारिश्रमिक कहलाते हैं। अब आता है हमारा अध्याय 2, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्योंकि इसके लिए भी स्पेशल कोड जो है बनेगी, स्पेशल एक्ट है, स्पेशल कोड। तो विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति किसे है, धारा 3 ये बताती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तो केंद्र सरकार भी या राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अपराधों के विचारण के लिए इतने विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी जितने ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए, ऐसे मामलों या मामलों के समूह के लिए जो आवश्यक हो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएं, अर्थात इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध, ठीक है, इस जो अधिनियम में अपराध बताए गए हैं इनमें से कोई अपराध करता है उसके लिए, ठीक है, ऐसे अपराधों को करने के लिए षड्यंत्र करता है, प्रयत्न करता है या दुष्प्रचार जो है करता है। आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए जो ऊपर हमने बताए गए हैं, तो विशेष न्यायालय के काम क्या क्या है, किन के संबंध में विचारणा करेगा वो। सबसे पहले तो इस अधिनियम में जो अपराध बताए गए हैं उन अपराधों के लिए उनके लिए आपराधिक षड्यंत्र दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने के लिए भी अगर कोई अपराध किया जाता है संबंधित तो भी विशेष न्यायालय जो है इसके संबंध में काम करेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति विशेष न्यायालय का इस अधिनियम के अंतर्गत जो है विशेष न्यायाधीश नहीं बन सकता, जबकि वह या तो सेशन न्यायाधीश हो या अपर सेशन न्यायाधीश हो या सहायक सेशन न्यायाधीश हो या रहा हो, या तो रिटायर हो गया है तो रहा हो या वर्तमान में जो है, ठीक है। सेशन न्यायाधीश डीजे साहब, एडीजे, ठीक है, और एएसजे असिस्टेंट सेशन जज 10 साल तक की सज़ा दे सकता है। ये हमारे एमपी में इनकी नियुक्तियाँ बहुत कम, ये मान लो कि होती ही नहीं है, केवल सेशन न्यायाधीश तक ही होते हैं, लेकिन प्रावधान है चाहे तो गवर्नमेंट कर सकती है। विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय मामले, कौन से मामले विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय होंगे, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी धारा 3 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट अपराध विशेष न्यायाधीश द्वारा ही विचारणीय होंगे। कहीं कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध होता है तो वो केवल स्पेशल कोर्ट में ही चलेगा, अन्यथा किसी कोर्ट में नहीं चलेगा। उपधारा 3 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट अपराध उस क्षेत्र के विशेष न्यायाधीश द्वारा जिसमें वो अपराध किया गया है वही सुनेगा। जैसे मान लो एक निश्चित अपराध घोषित कर दिया, एक क्षेत्र की इतने थानों के जितने भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित जितने भी मामले होंगे वो इस कोर्ट में सुने जाएंगे, तो वो उसी कोर्ट में जो है सुनी जाएंगे, ठीक है। किसी मामले का विचार करते समय विशेष न्यायाधीश धारा 3 में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न किसी ऐसे अन्य अपराध का विचार कर सकता है। जो इसमें जुड़ा साथ में अपराध है तो उसका भी विचार साथ में हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, वही कर देगा, ठीक है। 4 आती है दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी अपराध के लिए विचारणा यथासाध्य रूप से दैनिक आधार पर किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्रयास किया जाएगा कि 2 वर्ष में जो है ये पूरा विचारणा हो जाए, और अगर 2 वर्ष में नहीं होता तो कारण अभिलिखित करे और 6 महीने एक बार में इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकता है, लेकिन 4 साल से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं बढ़ाएगा। मतलब 4 वर्ष में तो इसका फैसला करना ही है, ऐसा यहाँ पे लिखा दी हुआ है।
विशेष न्यायाधीश की प्रक्रिया और शक्तियाँ। प्रक्रिया क्या होगी, वो पावर्स क्या होंगे। विशेष न्यायाधीश, तो इसमें ये केवल बात याद रखना है कि दंड प्रक्रिया संहिता में किसी की बात की होती है जो मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट के मामले में ट्रायल होती है, उस ट्रायल का पालन करेंगे। सेशन ट्रायल का पालन यहाँ पर नहीं करेंगे या अन्य ट्रायल का पालन नहीं करेंगे। मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट के मामले में जो ट्रायल होती है वही ट्रायल जो है यहाँ पे विचारण में प्रयुक्त की जाएगी, जो अब हमारे जो विशेष न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनके द्वारा। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अपराध से संबंधित अपनी जानकारी सही परिपूर्ण सत्य प्रकट करने की शर्त पर क्षमा कर सकता है, क्षमादान भी दे सकता है। जैसे मान लो 3 या 4 लोग हैं, देखो क्षमादान की पावर्स क्या होती है, 306, 307, 308, वहाँ पर जो है ये सब CRPC का मैटर है। तो जब मान लो कोई अपराध हुआ है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई अपराध हुआ है लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिल रही है, तो एक व्यक्ति को हमारी भाषा में हम सरकारी गवाही बोल सकते हैं कि तुम सारी की सारी घटना बता दो, कैसे कैसे हुआ है, हम तुम्हें जो है दोष मुक्त कर देंगे। तब ऐसा कर सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक लोक अभियोजक होगा और जो सरकार की तरफ से अपने मामले को रखेगा वो विशेष लोक अभियोजक होगा, ठीक है। अब 4 आते हैं, ये 4 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लें। विशिष्टता और उपधारा 3 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 326 और 475 के उपबंध जहाँ तक हो सके विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्रवाई को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजन विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। जब 326 जो CRPC की है, ठीक है, वो 475 इसके संबंध में जब कार्रवाई ये इसको अपन जहाँ तक हो सके लागू होंगे और उसके लिए जो है मजिस्ट्रेट न्यायाधीश मजिस्ट्रेट जो है समझा जाएगा, ठीक है। इतना याद रखना है, बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही 326 475 खोल के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब 5 में कुछ नहीं है, ऐसा है कि जो इस अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर दोष सिद्ध पाया जाता है तो उसको दंड दे सकता है, जो विधि द्वारा प्राधिकृत दे सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये पावर्स बताई जा रही हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, केवल इतना याद रखना है, मेन चीज़ जितनी हम ये गोला लगाते जा रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको सेक्शंस रटनी है सारी की सारी, किसमें क्या है। इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करते समय विशेष न्यायाधीश दंड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त सभी सिविल शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा। सिविल शक्तियों का प्रयोग जैसे गवाह को बुलाने में, शपथ पर साक्ष्य लेने में, इन सब चीज़ों में जो है सिविल शक्तियों का प्रयोग, सिविल मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग भी कर सकता है, ठीक है। संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति है, तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। संक्षिप्त विचारण कर सकता है, समरी ट्रायल कर सकता है, लेकिन जब समरी ट्रायल माने बहुत संक्षिप्त विचारण करके सज़ा सुना सकता है, लेकिन जब संक्षिप्त विचारण करेगा तो 1 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा नहीं सुना सकता है। ये इस धारा का सार है। और अगर उसको लगता है कि 1 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा इसमें देनी चाहिए विचारण के बाद, तो उन साक्षियों को पुनः बुलाएगा और युक्त जो है सुनवाई का अवसर देगा अभियुक्त को, और बाकायदा चीफ होगी, फिर क्रास होगी, ये सब होगा उसका। इसके बाद पूरी ट्रायल चलेगी, इसके बाद ही कोई ज़्यादा सज़ा जो है दे पाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा और यहाँ पे कुछ इस धारा में जो है पढ़ने के लिए है नहीं, ठीक है। अब उपधारा 2 है इसकी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 6 की, इसको हमें थोड़ा सा याद रखना है। इसमें ये है कि दंड प्रक्रिया संहिता में किसी भी बात के होते हुए भी अगर इस अधिनियम के अंतर्गत संक्षिप्त मामला किया गया, संक्षिप्त ट्रायल की गई है और उसमें 1 माह तक की सज़ा दी गई है, 1 माह से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी गई है और 2000 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना नहीं हुआ है, तो उसकी फिर जो है अपील नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। बाकी जब यदि इतनी सीमा से ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा की सज़ा दी जाती है या 2000 रुपये से ज़्यादा की सज़ा दी जाती है तब अपील होगी, अन्यथा की स्थिति में जो है अपील नहीं होगी और सज़ा भुगतना ही जो है पड़ेगी, ठीक है। ये इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अपील नहीं होगी अगर 1 महीने तक की सज़ा है या 2000 रुपये तक का जुर्माना है। एक चीज़ कोई भी ज़्यादा है तो फिर अपील हो जाएगी। धारा 7 अपराध और शास्तियाँ, तो धारा 7 आती है लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध। ऐसा कोई लोक सेवक जो किसी व्यक्ति से इस आशा से कोई असम्यक लाभ अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहित करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयास करता है कि चाहे स्वयं उसके या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा किसी लोक कर्तव्य का कार्यपालन अनुचित रूप से या बेईमानी से किया जाए या करवाया जाए या ऐसे कर्तव्य के कार्यपालन को पूरा ना किया जाए या ना करवा जाए। तो देखो
रिश्वत क्या है, इस आशय से असम्यक लाभ प्राप्त करता है, यानी जो पाने के लिए हकदार नहीं है वो पाता है, प्रतिगृहित करता है या ऐसे करने का प्रयास करता है। कौन कौन से काम, चाहे वो श्रम है तो इलीगल काम करता है या किसी अन्य लोक सेवक से इलीगल काम करवाता है, चलो हम करवा देंगे उस, या जो करना चाहिए वो नहीं करता है। जो काम है जैसे FIR लिखना पुलिस का काम है, वो बोल दिया चलो इतना पैसा दे दो, हम नहीं लिखेंगे, तो ये नहीं काम करना है, या जो नहीं लिखनी चाहिए थी वो लिख ली, ये इलीगल काम हो गया। ठीक है, अब अपन जो है बी देखेंगे। किसी लोक कर्तव्य का कार्य पालन अनुचित रूप से या बेईमानी से, अनुचित रूप से या बेईमानी से, चाहे स्वयं के द्वारा, अन्य किसी लोक सेवक द्वारा या प्रेरित करता है, ये सब चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, अब सी पढ़ लेते हैं। किसी लोक सेवक का अनुचित रूप से बेईमानी से कार्य पालन करता है, किसी अन्य लोक सेवक किसी लोक सेवक अनुचित रूप से या बेईमानी से कार्य पालन करने हेतु प्रेरित करता है कि चलो आप जो है कर दो ऐसा ऐसा काम, इतना इतना पैसा इसमें मिलेगा, या किसी व्यक्ति से कोई असम्यक लाभ स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप या उसकी प्रत्याशा में ऐसे कर्तव्य का पालन करने से प्रबल रहता है। सीधी बात, या तो बेईमानी पूर्वक भ्रष्टाचार से कोई काम करता है, इलीगल जो नहीं करना चाहिए, या जो करना चाहिए वो नहीं करता है, तो ये क्या कहलाता है, ये रिश्वत लेना कहलाता है। ठीक है, वह कारावास है जिसकी वजह 3 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंड नहीं होगा, जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। 3 साल से कम की सजा नहीं होगी और 7 साल से अधिक की नहीं होगी और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। जो रिश्वत लेगा खुद काम क्या कहता है, क्या कह के पैसा लेगा, अनुचित लाभ लेगा कि ये काम हम कर देंगे बेईमानी पूर्वक, या किसी अन्य लोक सेवक से करवा देंगे, या खुद नहीं करेंगे, या अन्य लोक सेवक को करने नहीं देंगे। ठीक है, स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी असम्यक लाभ को प्राप्त करने के लिए सहमत होने, प्रगति गृहीत करने या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करने से ही लोक सेवक द्वारा लोक कर्तव्य का पालन स्वयं अपराध का गठन करेगा, चाहे लोक सेवक द्वारा उसका कार्य पालन अनुचित रहा हो या ना रहा हो। जैसे ही आपने ये सहमत हुए आप अनुचित लाभ लेने के लिए, ऐसा काम करने के लिए, वैसे ही यह अपराध हुआ हो, चाहे फिर वो आपने काम किया हो या ना किया हो। ठीक है, आपकी बातचीत हो गई, फाइनल हो गई और ये अपराध जो है हो गया। दृष्टांत, एक लोक सेवक एक व्यक्ति पी से उसके नियमित राशन कार्ड आवेदन को समय से प्रक्रिया में लाने के लिए 5,000 रुपये की इसे देने को कहता है, इस पर उपधारा के अधीन अपराध का दोषी है। ठीक है, देना भी जुर्म है और लेना भी जुर्म है। ठीक है, ठीक है, स्पष्टीकरण दो। इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहित करता है, अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहित करता है, या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है पदों से ऐसे मामले सम्मिलित होंगे जहां ऐसा कोई व्यक्ति जो लोक सेवक होते हुए स्वयं के लिए किसी अन्य व्यक्ति के लिए लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके या अन्य लोक सेवक पर निजी प्रभाव का प्रयोग करके, सीधी बात वही है कि असम्यक लाभ प्राप्त करता है कि हम भाई SDM हैं, हम जो बोलेंगे वो तहसीलदार कर देगा, या जो हम SP हैं तो जो थानेदार बोलेगा हमारे यहाँ पैसे दर दो, हम तो खुद करता है या करवाता है, ये सब चीज़ें उसमें जो है आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम आएंगे सेकंड पैरा पे। इसके इस बात का कोई महत्व नहीं होगा दोस्तों, थोड़ा सा भद्दा है पेज, यही पेज भद्दा है, बाकी वीडियो आगे साफ चलेगा, तो इसके चक्कर में आप छोड़ के नहीं जाना, मैं पूरा पढ़ के सुना रहा हूँ, आप तो पढ़ लेना। इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति लोक सेवक होते हुए वह असम्यक लाभ सीधे या पर पक्षकार के माध्यम से अभिप्राप्त करता है, प्रतिगृहित करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, या तो वह सीधे लेता है या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से लेता है, तो भी यही माना जाएगा कि वह बराबर का दोषी है। टिप्पणी, अवैध पारितोषण की मांग। अभियुक्त व्यक्तियों तथा अनावेदक के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, आरोप की वृजना के विरुद्ध दांडक पुनरीक्षण किया, आरोप की वृजना के प्रक्रम पर अभियुक्त व्यक्ति को अपनी निर्दोषता प्रमाणित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, दांडक पुनरीक्षण में कोई हस्तक्षेप नहीं। ठीक है, ये कोई फालतू की चीज़ है, इसको आपको जो है ध्यान में नहीं देना है, हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो है नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ें दी गई हैं, इनको हम जो है नहीं पढ़ना है, किस लाभ ये आपको नहीं पढ़ना, बाद में जरूरत पड़ेगी तो पढ़ा देंगे। अब 7 का पढ़नी है आपको। भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधन द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक का प्रभावित करके सम्यक लाभ लेना। इसकी भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों से, साधन कैसे हैं तो भ्रष्ट है या अविधिपूर्ण है, इलीगल साधन है, या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक प्रभावित करके सम्यक लाभ लेना। ठीक है, असम्यक लाभ ले रहे हैं।
जो कोई भ्रष्ट या विधिपूर्ण साधनों द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक को स्वयं से लोक सेवक या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा किसी लोक कर्तव्य का कार्य पालन अनुचित रूप से या बेईमान रूप से करने या करवाने या ऐसे कर्तव्य के कार्य पालन को पूरा करने या न करवाने के लिए उस प्रेरित करते हुए हेतु या इनाम के रूप में किसी अन्य व्यक्ति से स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई सम्यक लाभ प्रतिगृहित करता है या अभिप्राप्त करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयास करता है, तो ऐसी बड़ी कार्रवाई जो 3 वर्ष से कम नहीं, वही बात है स्वयं की स्वयं। ठीक है, बस भ्रष्ट या विधिपूर्ण साधनों द्वारा या निजी प्रभाव से खुद करता है या दूसरे व्यक्ति से करवाता है तो वो भी अपराध है। वो 3 साल से कम की सजा नहीं होगी, 7 साल तक जो है हो सकेगी। दोस्तों अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ है मेरा, इसलिए थोड़ी जो है फ्लो नहीं आ पा रहा, लेकिन आप एडजस्ट करें। अगर मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो आपकी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, इसलिए जैसे भी बन रहा है पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस कंटेंट गलत ना हो ये इतना ध्यान हमें रखना है। थोड़ी सी आवाज़ तेज नहीं आ रही तो आप थोड़ा सा कंसीडर करें। धारा 8 किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध, या भी यहाँ पे देने से संबंधित है किसी लोक सेवक से, अब ये आम व्यक्ति के लिए आ रही है। ऐसा कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित आशा से किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों को कोई असम्यक लाभ देता है या देने का वचन करता है, किसी लोक सेवक को कोई लोक कर्तव्य अनुचित रूप से करने हेतु प्रेरित करने के लिए भैया हम 5-10 हज़ार रुपये देंगे, आप ऐसा काम कर देना हमारा। किसी लोक सेवक को इस प्रकार किसी लोक कर्तव्य को अनुचित रूप से किए जाने के लिए इनाम देने हेतु, ठीक है, तो वह कारावास जिसकी वजह 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। यहाँ पर मिनिमम सजा का प्रावधान नहीं किया गया है रिश्वत देने वाले के लिए, लेकिन लेने वाले के लिए कम से कम 3 की और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक की है। यहाँ पर केवल अधिकतम 7 साल की सजा का जो है प्रावधान है और फाइन यानी एंड फाइन है। ठीक है, फाइन तो साथ में लगाएगा ही लगेगा, परंतु इस धारा को बंद जहाँ वहाँ लागू नहीं होंगे जहाँ कोई व्यक्ति ऐसा असम्यक लाभ देने के लिए विवश किया जाता है। जब वो विवश किया जाता है, कोई व्यक्ति कहता नहीं तुम्हें तो ऐसा करना ही करना, तब वहाँ पर वो जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन जो व्यक्ति उसे विवश करता है वो जिम्मेदार होगा। परंतु यह और कि इस प्रकार विवश व्यक्ति ऐसा असम्यक लाभ देने की तारीख 7 दिन की अवधि के भीतर इस मामले की रिपोर्ट विधि प्रवर्तन प्राधिकारी या अन्वेषण प्राधिकारी को देगा। लेकिन कब नहीं माना जाएगा, जब उसको विवश किया गया है रिश्वत देने के लिए, तो 7 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट कहाँ करे, विधि प्रवर्तन अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण को देगा, अन्यथा की स्थिति में वो दोषी माना जाएगा। परंतु यह है कि इस धारा के अधीन अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया गया है, वहाँ ऐसे वाणिज्यिक संगठन जुर्माने से दंडनीय होंगे। अगर कोई वाणिज्यिक संगठन है व्यापारियों वगैरह का, उसके द्वारा एक संगठन द्वारा ये प्रलोभन दिया गया, तो वहाँ पर केवल जुर्माने से दंडनीय होंगे, उन्हें जो है सजा का प्रावधान नहीं है। ठीक है, कोई व्यक्ति पी लोक सेवक एस को यह सुनिश्चित करने के लिए 10,000 की रकम देता है कि सभी बोली लगाने वालों में से उसे अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए। पी इस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी है। पी है एक व्यक्ति, एक आम व्यक्ति है, वो एस जो कलेक्टर साहब उनसे कहता है कि जितने भी लोग बोली लगा रहे हैं नीलामी में, अनुज्ञप्ति जो लाइसेंस है इस चीज़ का वो मुझे ही मिलेगा, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, 10,000 रुपये दूंगा, तो यहाँ पे ये देने वाला जो है दोषी हो गया। और जैसे वो सहमत हो जाएगा तो वो भी दोषी हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर और ज़्यादा अपन को पढ़ने में दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, धारा 9 पे आना है सीधा। ठीक है, बाकी आपको लगे तो डायरेक्ट से आप पूरा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको केवल जो जहाँ समझाने का है वहाँ केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध। अब वाणिज्यिक संगठन जो हमने पढ़ा था वो काम करता है, लोक सेवक को रिश्वत देने का काम करता है, तो उसके संबंध में क्या प्रक्रिया है धारा 9 बताती है। जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया गया है, वहाँ ऐसा संगठन जुर्माने से दंडनीय होगा, सजा नहीं मिलेगी। यदि ऐसे वाणिज्यिक संगठन में सहबद्ध कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को निम्नलिखित देता है या देने को वचन देता है, ऐसे वाणिज्यिक संगठन के लिए कारोबार अभिप्राप्त करने या प्रतिराध करने, या ऐसे वाणिज्यिक संगठन के लिए कारोबार के संचालन में कोई लाभ अभिप्राप्त करने या प्रतिराध करने के लिए, इन 2 कामों के लिए कि हमें लाभ हो जाए, उसके वाणिज्यिक संगठन को कोई ठेका वगैरह मिल जाए या कोई अन्य चीज़ मिल जाए, उसके लिए जो है रिश्वत देने की बात करता है, तो वो जुर्माने से दंडनीय होगा। परंतु वाणिज्य संगठन के लिए साबित करने का एक बचाव होगा कि उससे सहयोजित व्यक्तियों को ऐसा आचरण करने से निवारित करने के लिए उसने ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में जो पेश की जाए पर्याप्त प्रक्रियाएँ अपना रखी हैं, कि समझाया है उसने लोगों को कोई ऐसा अपन को नहीं करना है, अपन को रिश्वत नहीं देना है किसी को।
ठीक है। इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के बारे में यह तब कहा जाएगा उसने किसी लोक सेवक को असम्यक लाभ दिया है, देने का वचन दिया है, जिसने अभिकथित रूप से धारा 8 के अधीन अपराध किया है, चाहे ऐसे व्यक्ति को ऐसे किसी अपराध के लिए अभियोग किया गया हो अथवा नहीं किया हो गया। जैसे ही वो व्यक्ति है कोई संगठन द्वारा उसने जैसे ही रिश्वत देने का प्रयास किया तो भले उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन कंपनी जो वाणिज्य संगठन है वो तो जुर्माने का दायी हो जाएगा। ठीक है। अब वाणिज्य संगठन से अभिप्रेत क्या है तो ये इसमें जो है देख लेते हैं। ऐसा कोई निकाय जो भारत में निगमित किया जाता है और भारत में भारत के बाहर कोई कारोबार करता है, भारत में उसको निगमित है उसका, ठीक है, कारपोरेट सेक्टर, भारत में उसका रजिस्ट्रेशन है और भारत में या भारत के बाहर कहीं भी काम करता है। ठीक है। ये सिस्टम यहाँ पे जो है अपन ने देख लिया है। ठीक है। हम केवल जो है दोस्तों ये नया संशोधन पढ़ रहे हैं, पुराने इसमें क्या था हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है। जब संशोधन विधेयक पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। अभी तो केवल ये मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट पढ़ा रहा हूँ जो अभी वर्तमान में कानून है सारे संशोधनों के साथ। ऐसा कोई अन्य निकाय जो भारत के बाहर निगमित किया जाता हो और भारत के, देखो या तो भारत में निगमित हो तो ठीक है, तो भारत में काम करे या अन्य भारत के बाहर काम करे तो वो वाणिज्यिक संगठन इस अधिनियम के अंतर्गत आएगा। या ऐसा कोई संगठन है जो भारत के बाहर निगमित है लेकिन भारत के अंदर कोई कारोबार करता है। ठीक है। ऐसे भागीदारी फर्म या कोई व्यक्ति संगम जो भारत में बनाया गया है और जो भारत में या भारत के बाहर कोई कारोबार करता है। व्यक्ति संगम या फर्म है, कई लोग इकट्ठे हैं जो भारत में बनाया गया है, वो भारत में काम करता है या भारत के बाहर काम करता है। ऐसा कोई अन्य भागीदारी फर्म या व्यक्ति संगम जो भारत के बाहर बनाया जाता है लेकिन भारत में काम करता है। कोई संगठन भारत में बनाया जाता है तो भारत में काम करता है या भारत के बाहर काम करता है, बाहर बनाया जाता है तो भारत में काम करता है। कोई फर्म है या व्यक्ति संगम है वो भारत में बनाया जाता है तो भारत में काम करे या बाहर काम करे, या ऐसे ही कोई भारत के बाहर बनाया जाता है तो भारत में काम करे। तो ये सब इसके अंतर्गत जो है आते हैं। कारोबार क्या है? कारोबार के अंतर्गत कोई व्यापार, वृत्ति या सेवा उपलब्ध कराना है। कोई व्यापार करना या कोई वृत्ति देना या कोई सेवा उपलब्ध कराना, सब क्या कहलाता है? कारोबार कहलाता है। सी किसी व्यक्ति को वाणिज्य संगठन से उस दिशा में संयोजित कहा जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा ऐसा कोई असम्यक लाभ धारा उपधारा 1 के अधीन किसी अपराध का गठन करता है, देने का वचन। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हमें समय बर्बाद जो है नहीं करना है। स्पष्टीकरण जरूर देखने हैं, लेकिन स्पष्टीकरण 1 वह हैसियत जिसमें व्यक्ति वाणिज्य संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवा करता है, इस बात के होते हुए कि ऐसा व्यक्ति संगठन कर्मचारी है, अभिकर्ता या समूह नंगी है, विचार का विषय नहीं होगा। बस ठीक है, ये विचार का विषय नहीं होगा कि वह उस संगठन का कर्मचारी है, अभिकर्ता है या मतलब समानुषंगी है। ठीक है। इन चीज़ों पर विकार नहीं करता, बस सेवा देता हो। ठीक है। या उसकी ओर से सेवा करता है। ठीक है। स्पष्टीकरण तो इस बात का उदाहरण कि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है या नहीं जो वाणिज्य संगठन के लिए उसकी ओर से सेवा करता है, सभी सुसंगत परिस्थितियों के प्रति निर्देश करके किया जाएगा, न केवल उस व्यक्ति और वाणिज्य संगठन के बीच के संबंध की प्रकृति के प्रति निर्देश करके। सब कुछ देखा जाएगा कि इसका उससे जो है संबंध क्या है। यदि वह व्यक्ति वाणिज्य संगठन का कोई कर्मचारी है तब तक प्रतिकूल साबित न किया जाए, अवधारणा की जाए कि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसने वाणिज्य संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं प्रदान की हैं। अगर वो कर्मचारी है तो ये मान के चलेगी कोर्ट कि आपने जो है संगठन के लिए ही सेवाएं जो है की हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जितना भी अभी मैंने संगठन में पढ़ाया वो शुरू के 2 लाइनें और ये जो है चौथी लाइन, ये चौथा नंबर का पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए धारा 7 का और 8 इस धारा के अधीन का अपराध जो है संज्ञेय होगा, मतलब पुलिस अधिकारी जो है बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है अगर धारा 7 का और धारा 8 का अपराध हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। केंद्र सरकार संबद्ध पदाधारियों जिसके अंतर्गत विभाग भी हैं के परामर्श और वाणिज्यिक संगठनों से संयोजित व्यक्तियों द्वारा किसी व्यक्ति को जो लोक सेवा का रिश्वत देने से निवारित करने के विचार से ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत, मतलब भेद किए जाएंगे सिद्धांत कि कोई व्यक्ति जो है रिश्वत ना ले, बाहर बोर्ड लगा दिए जाते हैं संस्थाओं में। ठीक है। यहाँ पे अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हाँ पढ़ना है सीधी धारा 10।
वाणिज्यिक संगठन के भार साधक व्यक्ति का अपराध का दोषी होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर तो जुर्माना लगाया जाएगा, सब है। जो भार साधक व्यक्ति है, अभी तो हमने देखा था कि वाणिज्यिक संगठन का कोई भी व्यक्ति जो है अगर रिश्वत देने का काम करता है तो वो संगठन जो है केवल काय का दोषी होगा, काय का दोषी होगा, फाइन का दोषी होगा। अब सुनो, अब लेकिन जो अब व्यक्ति कोई ना कोई किसी व्यक्ति को सजा भी तो मिलनी चाहिए, संगठन को सजा तो हो ही सकती है। धारा 10 बताती है वाणिज्य संगठन के भार साधक व्यक्ति जो इंचार्ज है का अपराध का दोषी होना। जहाँ धारा 9 के अधीन कोई अपराध किसी वाणिज्य संगठन द्वारा किया जाता है और न्यायालय में ऐसे अपराध का वाणिज्य संगठन के किसी निदेशक, डायरेक्टर, प्रबंधक, मैनेजर, सचिव, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी, ठीक है, अदर ऑफिसर्स की सहमति या मौनानुकूलता से किया जाना साबित हो जाता है। या तो सहमति दे दी कि हाँ उसको रिश्वत दे के आओ लोक सेवक को, या वो दे के आया, उसने बताया और आप मौन रहे मौनानुकूलता से कि ठीक है जो हो गया हो जाने दो। वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबंधक या सचिव या अन्य अधिकारी अपराध का दोषी होगा। वो व्यक्ति जो कर आया वो तो ठीक है, ये 4 लोग दोषी होंगे। और अपने विरुद्ध कार्रवाई की जाने का दायित्व तथा कारावास दंड इसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु 7 वर्ष। तो इनको जो मैनेजर वगैरह है, प्रबंधक वगैरह है, डायरेक्टर वगैरह हैं, इनकी सहमति से, इनकी मौनानुकूलता से, इनकी जानकारी में ऐसा काम होता है तो इनको सजा का जो है प्रावधान है। इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी फर्म के संबंध में निदेशक से कोई फर्म का भागीदार अभिप्रेत है, कोई भागीदार 4-5 पार्टनर, कोई भी पार्टनर जो है निदेशक माना जाएगा। धारा 11 आती है लोक सेवक, जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कारोबार संबंध व्यक्ति से प्रतिफल के बिना असम्यक लाभ अभिप्राप्त करता है। लोक सेवक, जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कारोबार से संबंधित व्यक्ति से प्रतिफल के बिना असम्यक लाभ अभिप्राप्त करता है। धारा 11 बहुत इंपॉर्टेंट। प्रतिफल या मतलब बदले में कोई चीज़ का मिलना होता है, या असम्यक लाभ प्राप्त करता है। सम्यक लाभ तो हमने पढ़ा लीजिए, चलो आगे पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा कि प्रतिफल के बिना क्या होता है। प्रतिफल के बिना मतलब बिना कुछ दिए। जैसे मान लो, चलो ये कोई, जैसे मान लो आपके तहसीलदार साहब हैं, उनने आपसे कहा कि आपके यहाँ जो है कमरा है, आप हमें अपना कमरा किराए से दे दो, आप उसका किराया नहीं लेना, या 5000 रुपये का कमरा किराया 1000 रुपये में दे देना, हम आपका कोई काम करना। ये सब क्या कहलाता है? प्रतिफल के बिना असम्यक लाभ अभिप्राप्त करना है। मतलब बदले में कुछ नहीं दिया आपने उसको, ठीक है, बिना कंसीडरेशन के, ठीक है। जो कोई लोक सेवक होते हुए अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति या खुद के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए, उन्होंने कहा हमारी बुआ का लड़का आ रहा है तो उसके लिए व्यवस्था करते जाना है। आपकी यहाँ फल की दुकान है तो आप 2 किलो फल रोज भेजते जाना है। व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति से वह जानते हुए कि ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई या कार्रवाई से वह व्यक्ति संपर्क रख चुका हो, लेकिन जिस व्यक्ति से सम्यक लाभ लिया जा रहा है वह या तो किसी कार्रवाई में उस मतलब लोक सेवक के यहाँ संपर्क है या रह चुका है, ठीक है, या ऐसा कारोबार चल रहा है उसका जिसमें उस लोक सेवक का हाथ है, ठीक है, या उसका संपर्क होना संभाव्य या स्वयं उसके या किसी लोक सेवक के जिसका वह अधीनस्थ पदाधिकृत या लोक कर्तव्यों से वह व्यक्ति संपर्क है, अथवा किसी व्यक्ति से यह जानते हुए कि वह इस प्रकार संपर्क व्यक्ति से हितबद्ध है, नातेदारी रखता है किसी सम्यक लाभ को किसी प्रतिफल के बिना या ऐसी प्रतिफल के लिए जैसे वह जानता है कि अपर्याप्त है, या तो प्रतिफल के बिना या बहुत कम प्रतिफल में, ठीक है, करेगा या अभिप्राप्त करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो असम्यक लाभ अगर लेता है बिना प्रतिफल के कोई लोक सेवक खुद के लिए या दूसरे व्यक्ति के लिए और वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से जुड़ा है तो ये माना जाएगा कि उसने अपराध किया कम से कम 6 महीने की और 5 वर्ष तक की सजा का उसको जो है प्रावधान है। अपराधों के दुष्परिणाम के लिए दंड, जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंड नहीं है किसी अपराध का दुष्परिणाम करेगा, चाहे वह अपराध इस दुष्परिणाम के परिणाम स्वरूप किया गया हो अथवा नहीं, वह कारावास जिसकी वजह 3 वर्ष तक की हो सकेगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, 3 वर्ष तक की हो से कम की नहीं होगी और 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने दुष्प्रेरित किया कि ये साहब ये काम आप जो है कर दो और ये पैसा इतना इतना मिलेगा, भले वो अधिकारी सहमत ना हुआ हो लेकिन दुष्परिणाम हो गया, इस तरीके से अपराध हो गया किसी, ठीक है। तो दुष्परिणाम माने दुष्प्रेरित किया आपने, उसको लुभाया उस काम करने के लिए, सामने वाला तैयार हुआ नहीं हुआ ये अलग मैटर है। लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार, लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार धारा 13 पढ़ेंगे।
कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार का अपराध करने वाला कहा जाएगा। कोई व्यक्ति जो लोक सेवक है वो आपराधिक अवचार करने वाला कब कहा जाएगा, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई किसी संपत्ति या अपने नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेईमानी से कपटपूर्वक दुर्विनियोग करता है या उसे अन्यथा परिवर्तित कर लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को जो लोक सेवक है उसे कोई सरकारी संपत्ति सौंपी गई है या उसके कंट्रोल में है तो उसको बेईमानी से कपटपूर्वक वो अपने फायदे के लिए मॉडिफाई कर लेता है, परिवर्तित कर देता है या उसका उपयोग करता है या अन्य व्यक्ति को उसका उपयोग करने देता है। या यदि वह अपनी पदावधि के दौरान अवैध रूप से अपने आशय को समृद्ध करता है, अवैध रूप से अपना इंटेंशन उसके प्रति निकालता है, जैसे मान लो गाड़ी वगैरह किराए से चलवा रहा है सरकारी। ठीक है, स्पष्टीकरण एक, वो दो चीज़ें ही बताई गई हैं इसमें कि अवचार करने वाला समझा जाएगा अगर ऐसा करता है तो। ठीक है, दुरुपयोग करता है संपत्ति का सरकारी का तो वो अवचार माना जाएगा। किसी व्यक्ति के बारे में यह अवधारणा की जाए कि उसने अवैध रूप से अपने को शासन समृद्ध बनाया है, शासन समृद्ध बनाया है। यदि वह उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति अपनी पदावधि के दौरान किसी समय अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अनुपातिक धनीय संसाधन या संपत्ति उसके कब्जे में रही है जिसके लिए लोक सेवक समान पद रूप से हिसाब नहीं दे, शासन रूप से समृद्ध बना लिया, मान अपने बेईमानी कर से अपने को बहुत बड़ा आदमी बना लिया है, जितनी उसकी आय है उससे ज़्यादा उसके पास संपत्ति अगर पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसी अवधारणा की जाएगी कि आपने बेईमानी पूर्वक जो है सरकार की संपत्ति का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार पूर्वक आपने संपत्ति बनाई है, अगर उसका हिसाब जो है लोक सेवक नहीं दे पाता है कि ये पैसा कहाँ से आता है। इस पर्टिकुलर दो पद आय के ज्ञात स्रोत से किसी विधिपूर्ण स्रोत से प्राप्त आय अभिप्रात है। तो आय के स्रोत मान विधिपूर्ण जो लीगल स्रोत है उनसे आय आनी चाहिए, इलीगल से नहीं। हाँ, कोई लोक सेवक जो आपराधिक अवचार करेगा इतने अवधि के लिए 4 वर्ष से कम नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ी सी सज़ा ज़्यादा है, अगर वो इस तरीके से सरकारी संपत्ति का उपयोग करेगा या अलग पैसा कमाएगा तो वो धारा 13 में दंडनीय होगा और कम से कम 4 वर्ष की सज़ा और जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो है दंडनीय होगा। ठीक है, अब हमें आगे पढ़ना है धारा 14 पर सीधे आना है। अभ्यासक अपराधी के लिए दंड, जो हैबिचुअल अफेंडर बन चुका है, इसका काम ही अपराध करना बन चुका है बार बार, उसके लिए दंड। जो कोई जैसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है उसके पश्चात भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। कम से कम 5 साल की सज़ा, ठीक है, और 10 साल तक की जो हो सकेगी, ठीक है, दंडित किया जाएगा अगर वो बार बार 2 बार या 4 बार वही काम जो है करता है। ठीक है, पश्चातवर्ती अगर दोबारा भी करता है तो भी आप 5 साल से कम की सजा नहीं होगी, 10 साल तक की हो सकेगी। प्रयत्न के लिए दंड अभी 10 के लिए पढ़ लिया था हमने। जो कोई धारा 13 की उपधारा 1 के खंड का निर्दिष्ट कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा वह कारावास जो 10 वर्ष कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। ठीक है, जो धारा 13 में हमने अपराध पढ़ा था उसका अगर कोई प्रयत्न करता है, पूरा नहीं कर पाता है, अपराध केवल प्रयास करता है तो 2 साल कम की सजा नहीं होगी, 5 साल तक की हो सकेगी। ये प्रयत्न के लिए दंड धारा 15 में इम्पोर्टेंट है, इसको वेरी IMP लगा के याद करना है। जुर्माना नियत करने के लिए ध्यान में रखी जाने वाली बात है। अब यहाँ पर कहीं जुर्माना फिक्स नहीं किया गया किसी धारा में कि इतने तक का जुर्माना लगेगा, तो जब विशेष न्यायाधीश जुर्माना लगाएगा तो निम्न बातों को ध्यान में रखेगा। जुर्माना की रकम नियत करते समय न्यायालय वहाँ जहाँ जुर्माना का दंड 7, 8, 9, 10 या 11 या 13 की धारा 2 या 14, 15 के अधीन अधिरोपित किया गया है उस रकम या संपत्ति के मूल्य का यदि कोई हो, जैसे अभियुक्त व्यक्ति ने अपराध करके अभिप्राप्त किया है अथवा वहाँ जहाँ 2 से धारा 13 की धारा 1 खंड का किसी अपराध के लिए उस खंड में धन संबंधी साधन है संपत्ति का जिसका कि अभियुक्त व्यक्ति समाधान पर लेखा जोखा देने में असमर्थ है, ध्यान रखा जाएगा। कितनी संपत्ति का, जैसे मान लो ऐसा नहीं किया वो 5,000 की संपत्ति और आपने 50 लाख रुपये उसको जुर्माना लगा दिया, ठीक है, या उसकी आय संपत्ति 5 लाख रुपये ज़्यादा पाई गई, 10 लाख रुपये, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। उस कितनी संपत्ति का मैटर था, कितने का भ्रष्टाचार हुआ है, उसी को देखते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। आता है अत्याचार। इस अधिनियम के अधीन मामलों का अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन जो है कैसे होगा, ठीक है। अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति कौन से होंगे। CRPC में किसी बात के होते हुए निम्नलिखित की पंक्ति से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी
निम्न जो पुलिस अधिकारी इनसे कोई नीचे का कोई व्यक्ति जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। दिल्ली का विशेष स्तर पुलिस निरीक्षक, जो दिल्ली राज्य है उसके संबंध में जो टीआई होता है पुलिस निरीक्षक होता है, ठीक है। निरीक्षक माने इंस्पेक्टर से पंक्ति के नीचे का आदमी कोई जो है इसमें नहीं कर पाएगा अन्वेषण इसका। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद के महानगरीय क्षेत्रों में और सीआरबीसी की धारा 8 के धारा 1 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किसी अन्य क्षेत्र में सहायक पुलिस आयुक्त, जो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर होगा महानगरों में, उससे नीचे का कोई व्यक्ति अन्वेषण नहीं करेगा। अन्यत्र उप पुलिस अधीक्षक या समतुल्य रैंक का कोई पुलिस अधिकारी, अन्य जैसे मान लो हमारा एमपी है, ठीक है, और एमपी में जैसे मान लो हमारी तहसील है तो वो महानगर मजिस्ट्रेट भी नहीं है, दिल्ली वाला भी नहीं है, तो यहाँ पे उप पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी या इसके बराबर का रैंक का अधिकारी जो है वही इन्वेस्टिगेशन करेगा, इससे नीचे का अधिकारी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। ऐसा अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अन्वेषण यथास्थिति महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अथवा उसके लिए गिरफ्तारी वारंट के बिना नहीं होगा। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो कब होगा, जब महानगर है कोई ठीक है 20 लाख से ज़्यादा की आबादी वाला कोई अगर जो है नगर है तो उसमें महानगर मजिस्ट्रेट, अन्यथा की स्थिति में जेएमएफसी महोदय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो आदेश करेगा जबकि इसको गिरफ्तार कर लाओ तभी गिरफ्तारी होगी, अन्यथा नहीं होगी। लेकिन वहाँ पर हमने पढ़ा था कि धारा 7 का और 8 के अधीन अपराध जो है संज्ञेय माना जाएगा, वहाँ पे बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है, ठीक है। परंतु यदि कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, साधारण विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा, लेकिन कोई पुलिस जो निरीक्षक है टीआई होता है, ठीक है, टीआई तक को राज्य सरकार चाहे तो ठीक है अन्वेषण करने के लिए नियुक्त कर सकती है, ठीक है। और ऐसे किसी अपराध का अन्वेषण मानव मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अथवा उसकी गिरफ्तारी वारंट के बिना कर सकेगा। अगर विशेष रूप से सख्त कर दिया गया है किसी को, लेकिन वो टीआई से नीचे करना हो तो बिना वारंट के या बिना किसी के आदेश के भी वो है गिरफ्तारी कर सकता है, ठीक है। परंतु यह और की धारा 13 की ये नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ जो है नहीं है, ठीक है। अब पढ़ते हैं धारा 17 का। ये सब जो है जुड़ चुकी हैं धाराएं, तो हमें तो केवल जो है लेटेस्ट लॉ पढ़ रहे हैं, हमें लेटेस्ट पढ़ना है बस। पिछला क्या आता है इस पर ज़्यादा जो है गौर नहीं करना है, संशोधन में आपको बाद में पढ़ा दूंगा। 17 का लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कर्तव्यों को निर्वहन में की गई सिफारिशों या लिए गए निश्चयों के संबंध में अपराधों की जांच या पूछताछ या अन्वेषण। लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कर्तव्य या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों, उसने किस किस को सिफारिशें की हैं जब वो लोक पद पे पदासीन था, ठीक है। ये सब मतलब पूछताछ जो विचारणा में जो इन्वेस्टिगेशन होगा ये सब उसका जो है भाग होंगे। कोई पुलिस अधिकारी निम्नलिखित के पूर्वानुमोदन के बिना किसी ऐसे अपराध में कोई जांच या पूछताछ या अन्वेषण नहीं करेगा जैसे इस अधिनियम के अधीन लोक सेवक द्वारा अविकल्पित रूप से कार्य किया गया है। जहां ऐसा अविकथित अपराध लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कृत्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या लिए गए निश्चय से संबंधित है, ऐसे व्यक्ति की दिशा में जो उस समय वह अपराध अविकथित रूप से किया गया है, संघ के कार्यों के संबंध में नियोजित है या था उस सरकार के, ऐसे व्यक्ति की दिशा में जो उस समय वह अपराध अविकथित रूप से किया गया है, किसी राज्य के कार्यों के संबंध में नियोजित है या था उस सरकार के, किसी अन्य व्यक्ति की दिशा में उस समय जब वह अपराध अविकथित किया गया है उसे उसके पद से हटाने समक्षक प्राधिकारी से। तो इन 3 चीज़ देखो, जब कोई व्यक्ति लोक सेवक है उसने जहाँ जहाँ सिफारिशें लगाई हैं काम में, उनके संबंध में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कोई व्यक्ति कि तुमने पैसे लेके या भ्रष्टाचार के रूप में जो है सिफारिशें लगाई हैं, ये सब है, जब उस पर मामला बनाया जा रहा है तो निम्न जो 3 प्रकार के व्यक्ति हैं इनकी पूर्वानुमोदन के बाद ही इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, अन्यथा कि नहीं। जैसे मान लो कोई संघ शासित क्षेत्र है तो वहाँ की सरकार से, केंद्र सरकार से समझो, ठीक है, कोई राज्य की सरकार है के अंतर्गत वो मतलब पदासीन है तो ठीक है, तो उस सरकार से अन्य किसी व्यक्ति की दिशा में जो व्यक्ति उसको जैसे मान लो कल कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो
कोई कहीं का बाबू है तो उसको कलेक्टर हटा सकता है, तो कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन, मतलब जो उसको सस्पेंड कर सकता है उसके अनुमोदन से ही किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं। परंतु ऐसा कोई अनुमोदन किसी व्यक्ति को अपने लिए किसी अन्य व्यक्ति के लिए असम्यक लाभ प्रतिगृहित करने या प्रतिगृहित करने का प्रयत्न करने के आरोप पर घटनास्थल पर ही गिरफ्तार करने संबंधी मामले में आवश्यक नहीं होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की ऐसी लगती तत्काल गिरफ्तारी करनी चाहिए, तब ऐसा अनुमोदन जो है गिरफ्तारी करने में आवश्यक नहीं है, लेकिन आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है वो अनुमोदन से ही किया जाएगा। परंतु वह यह है कि संबद्ध प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपने निश्चय की सूचना 3 मास के भीतर देगा, जिससे लेखबद्ध किए जाने वाले कारण से उस प्राधिकारी द्वारा 1 मास की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सूचना कहाँ देना है? देखो, जैसे मान लो ये है, हमने बताया कि सिफारिशों के संबंध में कोई जांच हो रही है कि तुमने सिफारिशें कहाँ कहाँ दी है, इस संबंध में जो पूछताछ हो रही है, केंद्र सरकार का अगर वो व्यक्ति है तो केंद्र सरकार का पूर्वानुमोदन लेना है, राज्य का है तो राज्य का, अन्यथा की स्थिति में जो अधिकारी इसको हटा सकता था उस सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लेना है। लेकिन अगर उसको तत्काल गिरफ्तार करने की आवश्यकता है तो अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब गिरफ्तार कर लिया तो 3 माह के अंदर जो है संबंधित अधिकारी या सरकार को सूचना देनी है। ठीक है, अगर नहीं दे पाते तो 1 मास बढ़ा तक 4 महीने के अंदर तो देनी ही देनी है। बैंकर बहियों के निरीक्षण की शक्ति, ठीक है अगर सीधी बात है, अगर लगता है कि इस व्यक्ति की जो लोक सेवक है बैंक वही जो है निरीक्षण करनी चाहिए, तब ऐसी स्थिति में क्या पावर्स उसकी देखते हैं। यदि प्राप्त जानकारी से अन्यथा पुलिस अधिकारी के पास किसी ऐसे अपराध के किए जाने का संदेह करने का कारण है जिसका अन्वेषण करने के लिए वह धारा 17 के अधीन सशक्त है और समझता कि ऐसे अपराध का अन्वेषण जाँच करने के प्रयोजन के लिए किन्हीं बैंक कार्यवाहियों का निरीक्षण करना आवश्यक है। तत्समय पर्वत किसी विधि में किसी बात की होती हुई किन्हीं बैंक कार्यवाहियों का वहाँ तक निरीक्षण कर सके जहाँ तक उस व्यक्ति के जिसके द्वारा ऐसे अपराध किए जाने का संदेह है, या किसी अन्य व्यक्ति के जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति के निमित्त धन धारण किए जाने का संदेह, या तो उस व्यक्ति को जो अपराध दोषी है या ये लगता है कि अपनी भाई बहन या मित्र के खाते में पैसा डलवाया गया है उसके लेखा संबंधित है और उसमें से सुसंगत प्रविष्टियों को प्रमाणित प्रतिनिधि में ले सकेगा या लेवा सकेगा, या तो बोल सकता है कि आप ले जाओ, किसी व्यक्ति से लेवा सकता है। ठीक है, ये सब जो है उसको अधिकार होगा कि बैंक की पासबुक वगैरह की या कार्ड जो मतलब उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल वगैरह है सब वो ले सकता है। कौन? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ठीक है, और इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती नहीं है। अब आती है संपत्ति कुर्की और संप्रहण। धारा अध्याय 4 का आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये संशोधन से जोड़े गए अध्याय होते हैं। ठीक है, धारा 18 का दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश 1944 बंदों का इस अधिनियम के अधीन कुर्की को लागू होना। धन संशोधन निर्माण अधिनियम 2002 में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवा दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 1944 के बंद जहाँ तक हो सके, मतलब कुर्की हो सकती है। कुर्की की गई संपत्ति के प्रसाधन और कुर्की के आदेश के निष्पादन या धन के अधिग्रहण या आपराधिक उपायों द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति को लागू होगा। मतलब जो जैसे कुर्की हो जाती है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में, तो कुर्की हो जाएगी, और जो धन संग्रहित किया गया है बेईमानी बदमाशी भ्रष्टाचार करके, ठीक है, या आय से अधिक पैसा मिला है उसका विवरण नहीं दे पाया है, तो ये सब जो है कुर्की हो जाएगी, सरकार को जो है संप्रत हो जाएगा ये सारा धन। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश 1944 का अध्यादेश संख्या 38 के उत्पादन के अधीन रहते प्रभावी होंगे जिला न्यायाधीश के प्रतिनिर्देश का विशेष न्यायाधीश प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थान्वयन किया जाएगा। वहाँ पे जो वसूली की जाती है वहाँ पे जिला न्यायाधीश का नाम आता है, तो यहाँ पे विशेष न्यायाधीश आ जाएगा, बस इतना है। विशेष न्यायाधीश जो है उसकी कुर्की करा सकता है और संपत्ति को क्या है सरकार को संप्रहत करा सकता है। एक ही धारा है अध्याय 4 का में, ज़्यादा है नहीं। आता है अध्याय 5 अभियोजन के लिए मंजूरी और अन्य प्रक्रिया उपबंध। अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का आवश्यक होना। अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का आवश्यक होना मतलब जो अभियोजन चलाया जाएगा, केस चलाया जाएगा, उसके लिए पूर्व मंजूरी का आवश्यक होना। यहीं पर तो सब लफड़ा हो जाता है पूरा का पूरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई न्यायालय धारा 7, धारा 11, 13 और 15 के दिन दंडनीय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान जिसकी बाबत वह अभी कहते थे कि वह लेख सेवक द्वारा किया गया निम्नलिखित की लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा। ठीक है,
तो पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। किसकी मंजूरी के बिना, अपन वो नीचे देखेंगे कि किसकी मंजूरी लेना है अगर भ्रष्टाचार में कोई फंसा है। लेकिन अगर कोई लोकपाल और लोकायुक्त के 2013 के जो अधिनियम इसके अंतर्गत अलग प्रावधान है, उसमें गिरफ्तारी हो जाती है बिना मंजूरी के, उनको छोड़कर अन्यथा की स्थिति में भ्रष्टाचार का अभियोजन नहीं किया जाएगा निम्न की पूर्व सहमति के बिना। नंबर का, ऐसे व्यक्ति की दिशा में जो संघ के मामले में संबंधित स्थिति नियोजित है या तो मतलब केंद्र सरकार की परमिशन है। अगर केंद्र सरकार के अंतर्गत या किसी संघ क्षेत्र है जो हमारे यूनियन टेरिटरी है, उनके संबंध में कोई अपराध किया है, उनमें नियोजित था, उनके द्वारा पेमेंट लेता था, तो केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। और ठीक है, ऐसे व्यक्ति की दिशा में जो राज्य के मामलों में तो राज्य सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। अन्य व्यक्ति की दिशा में जो सक्षम प्राधिकारी उसको हटाने के लिए सक्षम था, उसकी मंजूरी लेना पड़ेगी। लेकिन लोकपाल विधेयक है जो और लोकायुक्त है, उनको छोड़कर, उनकी कार्रवाई को छोड़कर बाकी में इन सबकी सहमति। इसलिए तो लोकपाल और लोकायुक्त की मांग दोस्तों इतनी तेज हुई, क्योंकि इस गवर्नमेंट जो है अपने अधिकारी के खिलाफ अभियान चलाने की परमिशन बहुत ही कम देती हैं। परंतु किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्वेषक अभिकरण के किसी अधिकारी या अन्य विधि प्रवर्तन अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान किए जाने के लिए ऐसी सरकार या ऐसे प्राधिकारी पूर्व मंजूरी के लिए चाहे स्थिति हम सरकार के अपराध कोई अनुरोध तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अनुरोध नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति ने ऐसे अविकथित अपराध के बारे में जिनके लिए कोई लोक सेवा को अभियोजित किया जाने की इच्छा की गई है, इस सक्षम न्यायालय में कोई परिवाद फाइल न किया हो। जब तक कोई परिवाद फाइल नहीं की जाएगी, कोई व्यक्ति जो है मंजूरी के लिए आवेदन नहीं लगा सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो लगा ही सकता है, अगर रिपोर्ट हो गई है तो वो ठीक है। ये कोई आवश्यक यहाँ पे जो है नहीं अपन को देना। अब सीधी बात ये है कि जब अवसर के लिए मांग की जाएगी तो लोक सेवक को भी वहाँ पर सुनने का अवसर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें हैं, तो इसको आप जो है पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ इतनी ज़्यादा है नहीं, आप चाहें तो इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब 3 देख लेते हैं। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए कोई निष्कर्ष दंडादेश आदेश किसी न्यायालय द्वारा अपील पुष्टिकरण या पुनरीक्षण अभियोजन के लिए उपधारा 1 में अधीन अभिपक्षित मंजूरी के न होने या उसमें कोई त्रुटि लोप या अनियमितता होने के आधार पर तब तक नहीं उल्टा या परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय की राय में उसके कारण वास्तव में कोई अन्याय हुआ हो। जैसे मान लो किसी अपन ने ये देखा है कि परमिशन की आवश्यकता है, मान लो बिना परमिशन के भी कोई आदेश दंडादेश पारित हो गया, विशेष न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया है, तो अपील में वो केवल इस आधार पर नहीं उल्टा जाएगा। ठीक है, कि पूरी मंजूरी नहीं ली है, जब तक ये साबित ना कर दिया जाए कि मंजूरी ना लेने से क्या है निर्णय सही नहीं हो पाया। अगर सही न्याय हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को किसी प्राधिकारी द्वारा की गई मंजूरी में किसी त्रुटि लोप या अनियमितता के आधार पर तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी त्रुटि लोप या अनियमितता के परिणामस्वरूप अन्याय हुआ। कोई त्रुटि रह गई है, कोई लोप हो गया जो नहीं हुआ है, लेकिन अगर न्याय हो गया तो कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें। ठीक है, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य आधार पर कार्रवाई नहीं रोकेगा और कोई न्यायालय किसी जांच विचारण अपील या अन्य कार्रवाई में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। ये यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे तो नहीं लगती जो हो, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, हमें पढ़ना है धारा 20। जहाँ लोक सेवक असम्यक लाभ प्रदर्शित करता है वहाँ अवधारणा। जहाँ जो है लोक सेवक ने असम्यक लाभ लिया है, ठीक है, जो लाभ उसको नहीं लेना चाहिए तब वो लाभ लिया है, वहाँ पर न्यायालय जो है क्या अवधारणा करेगा। और जहाँ धारा 7 के अधीन या धारा 11 के अधीन दंड ने किसी अपराध के विचार में यह साबित कर दिया जाता है किसी अपराध के अभियुक्त लोक सेवक ने किसी व्यक्ति से कोई असम्यक लाभ अपने लिए कैसा अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिगृहित किया है, अभिप्राप्त किया है, अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है, वहाँ जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह अवधारणा की जाएगी उसने यथास्थिति या तो स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक के ये अवधारणा की जाएगी कि उसने जो असम्यक लाभ लिया है वो किसी भ्रष्टाचार करने के लिए कि ये लिया है, बदले में कोई काम उस हितबद्ध व्यक्ति के करने के लिए किया है, जब तक वह साबित ना कर दे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, अगर आपने किसी की संपत्ति जो 50 लाख रुपए की है 1 लाख रुपए में ले ली है या बिना पैसे की ले ली है और वो संबद्ध भी है और आपका उसका कोई नाता भी है किसी कारोबार के अंतर्गत, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने वह अपराध किया गया है। अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना,
ठीक है, तो वो सक्षम साक्षी हो सकेगा कोई, तो वहाँ पर CRPC में जो है 315 में होता है, केवल अभियुक्त व्यक्ति के सक्षम साक्षी होना है। 21 वो अपने लिए गवाह दे सकता है, कोई इसमें जो है बड़ी बात है नहीं। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर जो पढ़ लेना, ये कोई आवश्यक चीज़ें है नहीं, इस पर जो आप चाहें तो एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब आती है धारा 22, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का कुछ उपांतरणों के लिए अध्ययन लागू होना। कुछ उपांतरण माना कुछ बदलाव के द्वारा के साथ साथ यहाँ पे लागू होना। दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध अधिनियम के अधीन किसी दंडनीय अपराध के संबंध में किसी कार्रवाई पर लागू होने में ऐसे प्रभावी होंगे मानो धारा 243 की धारा 1 में तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी, शब्दों के स्थान पर तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी वह तुरंत या इतने समय के भीतर जितना न्यायालय अनुज्ञात करे उन व्यक्तियों की जिनकी वह साक्षियों के रूप में परीक्षा कराना चाहता है, उन दस्तावेजों की जिस पर वह निर्भर करना चाहता है एक लिखित सूची दे और उसे अपेक्षा की जाएगी शब्द प्रति स्थापित किए जाएँ। 243 एक है, यहाँ पर ये बताया गया है ट्रायल में कि जब वो उससे ये कहा जाएगा कि तुरंत आप ये बताओ कि कौन कौन से तुम्हारे साक्षी हैं, कौन कौन से दस्तावेज हैं, जिससे आप साबित करोगे कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है। इतना यहाँ पर बदला हुआ है। धारा 309 की धारा 2 में तीसरे परंतुक के पश्चात 3 परंतुक दिए गए हैं, एक परंतुक और जोड़ा जाएगा। इसमें CRPC की 309 में 3 परंतुक दिए गए हैं, चौथा परंतुक और पढ़ा जाएगा वहाँ पे। ये संशोधन कर रहा है, ठीक है, ये केवल इस एक्ट के लिए है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के लिए है। ठीक है, परंतु यह हुआ कि कार्रवाई मात्र इस आधार पर कार्रवाई की एक पक्षकार द्वारा धारा 397 में निवेदन किया गया स्थगित या मुलतवी नहीं की जाएगी। ठीक है, स्थगन के संबंध में कड़े नियम करती है थोड़ी। ठीक है, एक पक्षकार द्वारा अगर कोई आवेदन दिया जाता है कि कार्रवाई मुलतवी की जाए तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये इतना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 317 की धारा 2, ठीक है, धारा 317 जो होती है हाजिरी माफ़ी का आवेदन होता है, अगर अभियुक्त पेशी पर उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसका वकील 317 का आवेदन लगा जाता है, तो उपधारा अंत स्थापित की जाएगी। अर्थात उपधारा 3 यहाँ पर कुछ जोड़ा गया है, देख लेते हैं। किसी बात के होते हुए न्यायाधीश यदि वह ठीक समझता है और ऐसे कारण जी आप जो है पढ़ लें। ठीक है, ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है नहीं पढ़ने लायक। ठीक है, लेकिन एक बार आप पढ़ लेना जरूरी, क्वेश्चन कहीं से भी जो है आ सकता है। अब हम इसको घा को पढ़ लेते हैं। धारा 397 की धारा 1 में स्पष्टीकरण पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा। ये स्पष्टीकरण 1 है, उसके पहले ये परंतुक जो है जोड़ा जाएगा 397। परंतु जहाँ किसी न्यायालय द्वारा इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसी जो है कार्यवाही के किसी एक पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर किया जाता है, वहाँ वह न्यायालय कार्रवाई के अभियोग को मामूली तौर पर, ठीक है, दूसरे पक्षकार को इस बात का हेतु दर्शित करने का अवसर दिए बिना नहीं मंगाएगा कि अभिलेख क्यों ना मंगाया जाए। ठीक है, उस दिशा में नहीं मंगाएगा जिसके लिए वह समाधान हो जाता है कार्रवाई के अभिलेख की परीक्षा प्रमाणित प्रतियों से की जा सकती है। ठीक है, तो अभिलेख नहीं मंगाएगा, जब प्रमाणित प्रतियों से काम हो सकता है तो अगर वो आवेदन देता है कि मंगाई जाए तो मंगा सकता है, चाहे तो नहीं मंगाए। ये है, और कोई इसमें जो है यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, धारा 23 कहती है, धारा 13 एक कागज में किसी अपराध के संबंध में आरोप की विशिष्टि है, ये भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, केवल पढ़ लेना आपको पढ़ना हो तो। ठीक है, सेना, नौसेना और वायुसेना संबंधी अन्य विधियों का प्रभावित नहीं होना। ये जो अधिनियम है, ये जो सेना, नौसेना और वायुसेना की सेना संबंधी जो विधियाँ हैं, मार्शल लॉ है हमारे, ठीक है, उन पर जो है प्रभाव नहीं डाला जाएगा। शंका को निराकरण के लिए घोषित किया जाता है ऐसी विधि की प्रयोजना जो उपधारा 1 में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश या न्यायालय सामान्य दांडिक न्याय का न्यायालय समझा जाएगा। ठीक है, सामान्य क्या समझा जाएगा, दांडिक न्यायालय जो है समझा जाएगा, सिविल न्यायालय नहीं समझा जाएगा। अन्य एक्टों में हमने क्या किया है, सिविल न्यायालय समझते थे हम, अन्य इसमें क्या है, दांडिक न्यायालय समझा जाएगा, लेकिन सिविल शक्तियों का जो है प्रयोग करेगा। ठीक है, 26 1952 के अधिनियम 40 अधिनियम नियुक्त विशेष न्यायाधीश का अधिनियम के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश होना, ये केवल धारा किस्म है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट धारा आती है 27, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें और याद भी करना है। अपील और पुनरीक्षण, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उच्च न्यायालय को प्रदत्त अपील और पुनरीक्षण की सभी शक्तियों का प्रयोग जहाँ तक भी लागू हो सकती हैं कर सकता है। मानव विशेष न्यायाधीश या न्यायालय उच्च न्यायाधीश की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामला विचारण करने वाला सेशन न्यायालय है। जैसे लोअर कोर्ट की अपील सेशन न्यायालय में होती है, वैसे ही विशेष न्यायालय की अपील कहाँ होगी, सीधी उच्च न्यायालय में होगी, अन्य किसी न्यायालय में जो है
नहीं होगी। ठीक है। अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना, ये जो धारा होती है धारा 28 या हर एक्ट में इसकी भी एक सूची बना देंगे कि ये अन्य जो कार्रवाई होगी अन्य अधिनियमों में वो होगी, ये उसके अतिरिक्त है, ये उसको कम नहीं करेगी या उसमें सहयोजित नहीं होगी या उस पर जो है प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है। 1944 के अध्यादेश क्रमांक 28-38 का संशोधन, ये भी हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 29 का नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति किसको है? 29 काम है केंद्र सरकार को है। ठीक है, ये बस ध्यान रखना है और कोई यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं। ठीक है। 30 निरसन और व्यावृत्तियाँ, ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। धारा 30 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 और दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 निर्देशित किए जाते। इस अधिनियम के द्वारा जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 का था ये समाप्त किया जाता है और दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 निर्देशित किए जाते हैं। ठीक है। और ये व्यावृत्तियाँ मानसेव किसको करता है, किसको समाप्त नहीं करता। ऐसे निरसन के होते हुए किंतु साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 6 के लागू होने पर प्रतिकूल डाले बिना इस प्रकार निर्देशित अधिनियमों के अधीन या उनके अनुसरण में किए जाने वाले कोई कार्रवाई, मान लो अगर कोई कार्रवाई है इनके अंतर्गत तो वो इनसे इससे असंगत नहीं है तो वो कार्रवाई जो है वैध होगी। इस तरीके से हमने पूरा एक्ट पढ़ा दोस्तों। जहाँ समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। जिन जिन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया उनको रखना है, बाकी जो आपको पढ़ना है। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड नाइट।